नाइन्थ क्लास के विद्यार्थियों, सुप्रभात। एनएसएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली बार अपना सेकंड चैप्टर समाप्त हो गया था, उसका होमवर्क भी आपको सेंड कर दिया था। आशा है आपने कर भी लिया होगा। आज हम साइंस का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अणु एवं परमाणु या परमाणु एवं अणु। चैप्टर नंबर 3, परमाणु एवं अणु। एटम एंड मॉलिक्यूल। अणु को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मॉलिक्यूल। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। पहले हमने देखो बच्चों शुरू से ये पढ़ा है कि इस प्रकृति में जब भी हम चारों तरफ देखते हैं तो अनेक प्रकार के पदार्थ हमें नजर में आते हैं। इनमें से कोई ठोस है, कोई गैस है, कोई द्रव है। कुछ को हम देख सकते हैं, कुछ को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं पाते। जैसे हवा है, हवा हमें महसूस तो होती है परंतु हम देख नहीं पाते। तो ये जो समस्त पदार्थ हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, ये शुरू से ही हमारे जो यहाँ पर साइंटिस्ट हुए वो जानने का प्रयास कर रहे थे। प्राचीन काल में ये कार्य ऋषि और मुनि किया करते थे। जैसे आपने एक चौक का टुकड़ा लिया, चौक के टुकड़े को आपने दो भाग में तोड़ दिया तो दो हो गए। फिर उनमें से एक टुकड़े को और टुकड़ों में तोड़ दिया और छोटे टुकड़े प्राप्त हो गए। इस तरह से आप तोड़ते गए, उत्तरोत्तर तोड़ते गए, तोड़ते जाएंगे तो अंत में कहीं तो एक सीमा ऐसी आएगी जब आप उसको तोड़ नहीं पाओगे। वो स्थिति क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। यानी कि किसी भी पदार्थ को यदि हम सूक्ष्म कणों में तोड़ते जाएं तो एक सीमा, एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है जब उस पदार्थ को तोड़ना संभव नहीं होगा। उस स्थिति को कहते हैं परमाणु। ठीक है। समस्त पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब ये जो परमाणु है, क्या परमाणु की खोज आज ही हुई है या प्राचीन काल में भी लोगों को पता था? बिल्कुल पता था। पहले हमारे यहाँ पर ये कार्य ऋषि मुनि किया करते थे। तो हमारे यहाँ पर 500 ईसा पूर्व एक महर्षि हुए, महर्षि कणाद। क्या नाम है उनका? महर्षि कणाद। इनका नाम सुना होगा, कणाद। कणाद नाम इनका क्यों पड़ा? क्योंकि ये जैसे फसल कट जाती थी, गेहूं, बाजरा, ज्वार की फसल कटने के बाद में कुछ हिस्सा जैसे खेतों में रह जाता है ना किसान का, तो वहां से ये एकत्रित करके खेतों में से चुन चुन करके दाना दाना इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे, कण कण इकट्ठा करके। इसलिए इनका नाम पड़ा था कणाद। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन। इस पुस्तक में परमाणु के बारे में कंप्लीट नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हो। ये महर्षि कणाद की पुस्तक है जो परमाणु और पदार्थ के ऊपर है। तो परमाणु के बारे में जानकारी प्राचीन काल से ही थी। हमारे यहाँ पर परमाणु का जो खोज करता है वो किसको कहा जाता है? महर्षि कणाद को कहा जाता है। इसके पश्चात ये तो महर्षि कणाद हो गए भारतीय। ग्रीक दार्शनिक भी हुए। कौन? डेमोक्रिटस और लियूसिपस। ये ग्रीक दार्शनिक थे। इन्होंने भी परमाणु के बारे में बताया कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। हर पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। तो महर्षि कणाद ने भी बताया, डेमोक्रिटस, लियूसिपस ने भी बताया
परंतु ये जो विचार थे दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। आज परमाणु का खोजकर्ता ना तो कणाद माना जाता है, ना डेमोक्रिटस माना जाता है, ना लियोसिपस माना जाता है, क्योंकि इनके जो विचार थे वो दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। और हमारे यहाँ पर साइंस के अंदर आप जानते ही हो दार्शनिक विचारों को मान्यता नहीं दी जाती है। यहाँ पर उन चीजों को मान्यता प्रदान की जाती है, वो आविष्कार माना जाता है जो प्रमाण प्रस्तुत करे, प्रयोगों से प्रमाणित किए जा सके। बात इन्होंने सही बताई थी, परंतु दार्शनिक विचार थे, प्रमाणित नहीं करके बताए, यद्यपि उस समय साधन नहीं थे। लेकिन आज जो परमाणु का खोज करता है वो किसको कहा जाता है? जॉन डाल्टन को। उसके बारे में अपन बाद में अध्ययन करेंगे। तो ये तो इस चैप्टर की पृष्ठभूमि है जो हमने देखी कि परमाणु का खोज, हालांकि भारतीय दार्शनिक कणाद ने परमाणु के बारे में 500 साल पहले बता दिया था, लियोसिपस और डेमोक्रिटस ने भी परमाणु के बारे में बताया, परंतु इनको इनका खोजकर्ता नहीं माना जाता। अब यहाँ पर हम विज्ञान के दो महत्वपूर्ण नियमों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इन नियमों का प्रतिपादन किया था किसने? लवाजिये और प्राउस्ट। लवाजिये एवं प्राउस्ट इन्होंने दो महत्वपूर्ण नियम दिए। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान क्या होता है? जैसे मेरे पास ये डस्टर है, ठीक है। डस्टर किससे बना हुआ है? इसमें कुछ लकड़ी है, कुछ ये स्पंज टाइप का ये कपड़ा है, रेशे हैं, ठीक है। अब इस डस्टर को बनाने के अंदर कितनी लकड़ी लगी है, कितना रेशा लगा है, इनका टोटल इसका क्या कहलाएगा? द्रव्यमान कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर पेन है, इसको बनाने के अंदर कितना प्लास्टिक लगा है और इस वक्त इसमें कितनी स्याही है, इन सब का टोटल इसका द्रव्यमान कहलाएगा। तो द्रव्यमान का मतलब होता है पदार्थ की मात्रा, यानी कि किसी पदार्थ को बनाने के अंदर, बनाने के लिए उसमें कितना मटेरियल, कितना पदार्थ लगा है, उसी को उसका द्रव्यमान कहा जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि इस नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षित रहता है द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और थोड़ा ढंग से लिखे तो द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है, सृजन मीन्स वही उत्पन्न करना, और न ही विनाश किया जा सकता है। न ही विनाश किया जा सकता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। यानी कि कोई भी वस्तु जिस पदार्थ से मिलकर बनी है, उस पदार्थ को ना तो आप पैदा कर सकते हो और ना ही उसको नष्ट कर सकते हो,
जितना पदार्थ आपने लिया है उतना ही प्राप्त होना चाहिए, उतना ही प्राप्त होता है। इसको कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक अभिक्रिया ली H2 प्लस O2, H2 और O2 से क्या बनता है H2। अब H2 और O2 से H2O बनता है, जल बनता है। अब जरा इस अभिक्रिया के अंदर हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को वेरीफाई करना चाह रहे हैं, सत्यापित करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से करेंगे? इसके लिए हमको इनका परमाणु भार पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। ऑक्सीजन का कितना होता है 16। बाकी इसी चैप्टर में और आएगा आगे, अणु भार परमाणु भार हम कैसे निकालते हैं ये सब आएगा, तो वो हम उस वक्त देखेंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि क्या इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले तो इस अभिक्रिया को हम संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब ये संतुलित हो गई। अब इनका उपयोग करते हुए हम इनका द्रव्यमान कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया है, इसको संतुलित कर लिया। अब हम इसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम को वेरीफाई करना चाह रहे हैं। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है 1, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है 2, और एक परमाणु का भार कितना होता है 16, तो 2 इंटू 16, ये ऑक्सीजन हो गया। यहां पर जल का निकालें 2, ब्रैकेट के बाहर ले ले, तो हाइड्रोजन के कितने हैं 2 इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो 1 माना जाएगा, 1 इंटू 16, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 16 दूनी 32, 32 और 4 36। यहां पर देखें 2 प्लस 16, 16 और 2 18, 18 दूना 36। तो यहां पर हमने देखा कि 36 ग्राम पदार्थ लिया है, यानी कि H2 और O2 मिलकर के कितना लिया 36 ग्राम, तो प्राप्त भी कितना हुआ है 36 ग्राम जल प्राप्त हुआ है। अर्थात यहाँ पर द्रव्यमान ना तो नष्ट हुआ है ना उत्पन्न हुआ है। अगर उत्पन्न हुआ होता तो 36 से ज्यादा आना चाहिए था उत्पाद, और कम हुआ होता तो 36 से कम आना चाहिए था, परंतु नहीं हुआ ऐसा। जितना लिया पदार्थ उतना ही प्राप्त हुआ। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अर्थात द्रव्यमान को ना तो आप सर्जित कर सकते हो, सृजन कर सकते हो, ना ही उसको नष्ट कर सकते हो। जितना द्रव्यमान है उतना ही रहता है, इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा जो नियम दिया था लवाजी और प्राउस ने, उस नियम का नाम है स्थिर अनुपात का नियम। नंबर 2, स्थिर अनुपात का नियम। जैसे से नाम से पता चल रहा है, स्थिर मतलब कांस्टेंट रहना, फिक्स रहना, ना घटना ना बढ़ना। अनुपात में अनुपात अर्थात यौगिक तत्वों से मिलकर बना होता है, और किसी भी यौगिक के अंदर जो तत्व होते हैं उनका अनुपात हमेशा निश्चित रहता है, स्थिर रहता है। इसी को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित रहता है।
चाहे वो यौगिक किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो और किसी ने भी उसको प्राप्त किया हो, यानी कि स्थान या किसी व्यक्ति विशेष का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यौगिक के अंदर तत्व जो भी हैं उन तत्वों का अनुपात फिक्स रहेगा। जैसे मान लीजिए जल है, अब जल को आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने से अगर आप लाओगे, प्राप्त करोगे, तो जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, चेंज नहीं होगा। कैसे? जल का फॉर्मूला होता है H2O। इसके अंदर H अनुपात O, हाइड्रोजन 2, और अभी आपको बताया था हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो इसमें भार की दृष्टि से देखें, H2O के अंदर 2 × 1 2 और 16 × 1, क्योंकि यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 1 माना जाएगा, 1 × 16 16। सरल अनुपात निकालें, 2 से 1 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16। क्या अनुपात आया? 1 अनुपात आया। अर्थात जल जो है, जल को आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने से लाओगे, प्राप्त करोगे, तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित रहेगा 1 अनुपात 8। अर्थात 9 ग्राम जल में अगर आप हाइड्रोजन को कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी 1 ग्राम, और ऑक्सीजन को कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी 8 ग्राम। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा इसी अनुपात में पाई जाएगी, 1 अनुपात 8 में। इसको कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो ये 2 नियम हो गए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। तो आज हमने क्या जाना? चैप्टर नंबर 3 परमाणु और अणु, ये हमने स्टार्ट किया। इसमें हमने ये देखा कि परमाणु की खोज किस तरह से प्राचीन काल से होती आ रही है। ठीक है, हमारे यहाँ पर महर्षि कणाद ने इसके बारे में बताया था। फिर हमने ये देखा लवाजिये और प्राउस्ट ने विज्ञान के 2 महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया। उनमें से पहला नियम है कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा नियम है कौन सा? स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज इनको ध्यान से आप समझेंगे और बाकी अपन कल पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।